समास की, कि समास क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समास क्या होता है। तो समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। अब संक्षिप्तीकरण क्या होता है कि जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि मतलब कोई भी बड़े शब्दों को हम छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर रसोई घर, अब वो कोई आपसे बोले रसोई घर तो ठीक है, बहुत सही है, अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हम पूरा बोलें कि रसोई के लिए घर तो मतलब वही हुआ, मतलब इसने समास ने क्या किया, रसोई के लिए घर को बदल के कर दिया रसोई घर। इसका मतलब वही है, लेकिन क्या किया इसने संक्षिप्त कर दिया, बहुत ही शॉर्ट में इसे कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हथकड़ी। तो अब इसका मतलब क्या होता है, हाथ के लिए कड़ी। तो अब कोई ये नहीं बोलता है कि हाथ के लिए कड़ी, वो बोलते हैं हथकड़ी। तो उसका मीनिंग वही होता है, लेकिन हमने क्या किया, चीज़ों को शॉर्ट कर दिया अपने बोलने के कारण, तो उसी को समास कहते हैं। आप ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि समास का तात्पर्य क्या होता है, तो उसमें आपको कई ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि समास जो है संक्षिप्तीकरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम समास के भेद पे। समास के 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए कि ये क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब इन सबको हम लोग एक ट्रिक से बहुत ही अच्छी तरीके से आसानी से पढ़ेंगे, जिससे कि आप टफ से टफ क्वेश्चन बड़े आसानी से लगा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अवयवी भाव समास, ठीक है, पहला ये हमारा है। अब इसमें आपको ये याद करना होगा कि इसमें प्रथम पद, जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही पेपर में आता है कि कौन सा ऐसा समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ प्रथम पद अवयवी का होता है, तो आप इसे तुरंत टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये हमारी है कि अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो तो वो अवयवी भाव समास होता है। अब कैसे पता करेंगे, देखिए जिन्होंने उपसर्ग की वीडियो नहीं देखी हमारी, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमने ट्रिक से बता दिया था बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप उपसर्ग पहचान जाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे आ जन्म ये दिया है हमारा पहला एग्जाम्पल, तो इसमें उपसर्ग होगा आपका आ। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पर 2 सेकंड में मात्र करेंगे हम इसे, तो देखिए ये आ लगा हुआ है और जन्म, ठीक है, तो ये हमारा उपसर्ग है, तो बस तुरंत ये हम क्या कर देंगे कि अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट चलते हैं प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष में प्रति हमारा उपसर्ग है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अवयवी भाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन में प्रति हमारे पास उपसर्ग है, तो ये भी हमारा हो जाएगा अवयवी भाव समास। आमरण में हमारे पास क्या है, आ हमारे पास उपसर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी अवयवी भाव समास है। बस आपने देखते ही कर लिया। अब एक बात ये यहाँ से याद रखिए कि जहाँ पे भी आपका उपसर्ग लगा हो स्टार्टिंग में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ट्रिक 2। अवयवी भाव में दूसरे टाइप के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति मतलब बार बार दोहराया जा रहा हो, तो वह अवयवी भाव समास होगा। अब देखिए बहुत ही गजब की ट्रिक है। आपने जैसे देखा धड़ाधड़, तो आप देख रहे हैं धड़ा लिखा हुआ फिर धड़ा गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। घर घर ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है, ये भी अवयवी भाव समास होगा। रातों रात, ये भी देखिए रात रात 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी अवयवी भाव समास हो जाएगा। धीरे धीरे, इसमें भी देखिए 2 बार रिपीट हो रहा, तो जहाँ कहीं भी 2 बार रिपीट होगा, पुनरावृत्ति होगी किसी शब्द की, तो आपका क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। आपको कुछ नहीं देखना है, जस्ट आप तुरंत आंसर टिक करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। भागम भाग, इसमें भी देखिए भाग भाग 2 बार आ रहा है, तो इसीलिए भागम भाग, तो ये भी आपका हो जाएगा अवयवी भाव समास। रिपीट जहाँ पे भी हो आप तुरंत समझ जाइए कि वो आपका अवयवी भाव समास होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, ठीक है। पूर्व पद मतलब पहला पद, 2 पद अगर मिलकर बना है तो पहला पद संख्यावाचक होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ बस ये, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, ठीक है। जैसे तो आप इसलिए मैंने वही इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं जिसका आप नोट्स बना लीजिएगा और आपको तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल में देखें। संख्यावाचक, संख्या आपको पता है 1 2 3 4 ऐसे और जितने भी नंबर होते हैं। तो देखिए अब यहाँ क्या लगे, 9 ग्रह। 9 ग्रह मतलब 9 ग्रह, 9 ग्रह, ठीक है, 9 यहाँ पर आ गया।
तो ये आपका क्या हो गया, संख्यावाचक है। दोपहर, यहाँ पे क्या आ गया आपका, दो आ गया, तो ये भी आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। त्रिवेणी में देखिए आप क्या होगा, त्रिवेणी मतलब त्रि मतलब क्या होता है, तीन होता है, तो ये भी आपका द्विगु समास हो गया। पंचतंत्र, पंच क्या बोलते हैं, पंच को हम पाँच बोलते हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। चौगुना, चौ किसे बोलते हैं हम, चार को बोलते हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। तिरंगा, अब तिरंगा में क्या, तीन रंग वाला बोलते हैं इसे, तीन रंगों वाला तिरंगा ही होता है, तो मतलब यहाँ तीन हो गए, तो तीन क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। तो बस आपको जहाँ भी नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 या 9 तक कुछ भी आएंगे, तो आपको क्या बताना है कि वो क्या होगा, द्विगु समास होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, ठीक है, ये याद कर लीजिए आप लोग। इस समास का विग्रह करने पर बीच में और आता है, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि इसे अब बस आपको द्वंद्व समास में याद करना है कि बीच में और आता है। जैसे राधा कृष्ण, तो राधा ये जो बीच में लगा इसका मतलब क्या हो रहा है, और, राधा और कृष्ण, तो जैसे आपको बीच में और मिले, यहाँ पे और लगाने पे सटीक बैठ रहा है, तो आपका क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देखिए नर नारी, ठीक है, नर नारी, तो नर और नारी ये भी हो गया, सही हो गया हमारा। गुण दोष, गुण और दोष, यहाँ पे भी और आ गया, ठीक है, तो ये भी आपका द्वंद्व समास हो गया। माता पिता, बीच में क्या आ रहा है आपके, और आ रहा है, देखिए और लगा के देखिए, अगर सही सटीक बैठेगा तो वही होगा, माता और पिता। और अगर इससे आप सॉल्व करना चाहें कि समाज में दोनों पद प्रधान होते, देखिए तो यहाँ पर जितना महत्व तो राधा को दिया जा रहा है उतना ही कृष्ण को भी दिया जा रहा है, तो इसीलिए दोनों पद बराबर होंगे, प्रधान होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नर और नारी में भी यही हो रहा है, लेकिन आप ट्रिक ये याद रखिए और वाली, इसमें क्या होगा, पशु और पक्षी, ठीक है, बीच में और आ गया, तो इस टाइप से हो जाएगा। तो आपको जहाँ पे भी बीच में और लगाने पे मिल जाए तो वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अब देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ पे आता है, जो पेपर में अक्सर लोग गलती करके आते हैं, देखिए क्या हुआ, 31, 45 और 52। अब ये देखेंगे तो लड़के कहेंगे कि भाई ये तो संख्या है, संख्या है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ये द्विगु समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये आप लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो इसमें क्या होता है कि द्विगु समास में हमारा जो होता है 0 से 1 2 3 9 तक की संख्याएं पूरी होती हैं, प्लस 10 20 30 40 ऐसे करके आप 100 तक ले लीजिए, ठीक है, मतलब 10 के डिफरेंस पे जो भी नंबर होंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है, ये सारे द्विगु होंगे। लेकिन अगर बीच का कोई पूछ लिया, जैसे हम मुझसे पूछ ले 11 का, तो अब 11 का क्या होगा, तो 11 का मैं द्विगु नहीं बोलूँगा, ये हो जाएगा हमारा, क्यों, क्योंकि अब देखिए 9 10 अब बीच का तो नहीं आ रहा, तो इनके जो बीच के नंबर होते हैं वो हमारे द्विगु होते हैं, अगर कोई आ रहे हैं। क्यों होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि 10 जब हम बोलते हैं कि 10 है कोई संख्या या 9 है, तो वो क्या है, 9 तो 9 ही है, उसमें और तो लगा नहीं पाओगे आप, तो ये तो आपने सीधा बोल दिया कि हाँ ठीक है ये आपका द्विगु समास है, मैंने कहा सही है। लेकिन जब 11 हमने बोला तो आप क्या करोगे, 10 और 1, 10 और 1, क्योंकि ये मिल के तो इस 10 से ही बना है ना, 10 प्लस 1 और का मतलब, ठीक है, तो 10 और 1 मतलब बीच में आ रहा है। अब जैसे हम बात करें यहाँ 31 की, तो अगर 30 होता तब तो हमारा क्या होता है, द्विगु समास होता है, 30 अगर है तो वो द्विगु समास होगा, लेकिन हम 31 बोल रहे हैं जैसा यहाँ क्वेश्चन में है, तो ये क्या हुआ, 30 और 1, 30 और 1, ठीक है, तब जाके वो 31 हुआ, तो बीच में और आ गया, इस कारण से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास। इसलिए 45 का क्या होगा, 45 आप लिखते हैं, तो अब ये देखिए 10 20 30 40 40 और फिर नेक्स्ट आएगा 50, इन दोनों के बीच में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अब ये बना कैसे होगा, 40 और 5, 40 और 5 से मिलकर बना होगा। 52 कैसे बना होगा आपका, 52 आपका बना होगा 50 50 और 2, ये दोनों से मिलकर बना होगा ना, 50 और 2, तभी तो 52 होगा। तो जब एग्जैक्ट नंबर वही आएंगे 10 20 30 40 50 या 0 से 9 के बीच में, तो आपके द्विगु हो जाएंगे, द्विगु समास।
और अगर आपका नंबर उसके अलग आ रहा है, जैसा मैंने अभी यहाँ बताया कि 31 आ रहा है, जैसे 65 आ जाए आपके लिए, तो 65 क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 60 और 5 मिलकर 65 बनाते हैं, तो ये क्या हो गया? और बीच में आ गया, तो और का मतलब द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं और आप लोग गलत कराते हैं। तो ये मैंने आपका क्लियर कर दिया है। और अब नेक्स्ट चलते हैं कर्मधारय समास पे। कर्मधारय में क्या होता है कि कर्मधारय मतलब कर्म को धारण करने वाला, मतलब जो कोई भी कर्म को धारण करेगा तो कैसा आदमी होगा? विशेष आदमी होगा ना, क्योंकि भाई आप कोई काम करना चाहता नहीं है, लेकिन अगर कोई काम कर रहा है, उसको धारण कर रहा है, तो वो विशेष आदमी हुआ। तो इसका कहने का मतलब है इसके नाम में ही इसकी ट्रिक छिपी हुई है। ठीक है, इसके नाम में ही इसकी ट्रिक। कर्म को धारण करने वाला कैसा आदमी होगा? विशेष होगा। तो मतलब विशेषण हमको देखना है बस, तो हम समझ जाएंगे कि ये कर्मधारय है। अब देखिए जैसे चरण कमल, अब क्या कह रहा है? चरण कैसे हैं उसके? कमल जैसे हैं। तो मतलब ये विशेषता है, सिर्फ चरण नहीं है, चरण जो है उसका वो कमल जैसा है, तो ये इसकी विशेषता है। तो ये क्या हो गया? कर्मधारय हो गया। नेक्स्ट चलते हैं चंद्रमुख। तो मुख उसका कैसा है? चंद्र जैसा है, ये भी उसकी विशेषता ही हो गई, सिर्फ मुख नहीं है उसका, भाई चंद्र जैसा मुख है, मतलब बहुत सुंदर है, तो इसलिए भी क्या हो गया? कर्मधारय हो गया। महात्मा मतलब क्या हो गया आपका? महान प्लस आत्मा, महान आत्मा। ठीक है, तो ये क्या है? आत्मा तो है लेकिन कैसी है? महान है। तो ये भी क्या हो गया आपका? विशेषता हो गई, विशेषता। तो ये क्या हो गया आपका? कर्मधारय, ये भी हो गया। लाल मणि, लाल मणि। अब ये मणि कैसी है? मणि कैसी है? लाल है। तो लाल है तो मतलब ये विशेषता हो गई उसकी, तो ये भी क्या होगा? कर्मधारय हो जाएगा। नील कमल, कमल कैसा है? नीला है। ठीक है, लाल मतलब नॉर्मल सिर्फ कमल बोलेगा तब तो नहीं होगा, लेकिन नील कमल उसने बोल दिया, मतलब ये कुछ विशेषता बता रहा है कि भाई नीला कमल है, नॉर्मल कमल नहीं है। तो ये क्या हो गया? कर्मधारय, ये भी हो गया। ठीक है, जहाँ पे भी आपको विशेषण मिले आप सीधा कर्मधारय लगाइए और आगे बढ़िए, 2 सेकंड का काम है। महाराजा, अब यहाँ पे क्या होगा? महान राजा। ठीक है, महान राजा। तो यहाँ पे राजा सिर्फ नहीं है, राजा कैसा है? महान है। तो मतलब ये उसकी विशेषता है कि वो महान राजा है, इसलिए ये कर्मधारय हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास के बारे में कर लेते हैं। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है आप लोगों से। जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तो वह तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें? 2 पद प्रधान नहीं होते, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो वो तीसरा पद जो बनता है वो प्रधान होता है। तो इसी चीज़ को हम सीखते हैं, जैसे गजानन। ठीक है, गज आनन, गज प्लस आनन। अब ये क्या है कि गजानन किसे बोलते हैं? सबसे पहले ये जान लीजिए, गणेश को बोलते हैं। और इसके लिए बहुव्रीहि समास के लिए एक सबसे बेहतरीन ट्रिक ये है कि आप लोग जितने भी भगवान हैं, मतलब भगवान के जो भी पर्यायवाची शब्द हैं वो याद कर लीजिए। पेपर में 90% इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, भगवान से रिलेटेड ही वो कोई आपको पर्यायवाची देगा और आपको पहचानना रहेगा, और वो बहुव्रीहि समास होता है। तो अगर आप ज़्यादा ये सब में फंसेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए आप जैसे उसे देखिए कि ये भगवान से रिलेटेड कुछ आ रहा है तो आप बहुव्रीहि समास लगाइए, टिक करिए और आगे बढ़िए। जैसे गजानन का मतलब गणेश, तो गणेश का मतलब क्या? ये मतलब ये बहुव्रीहि समास होगा, मैंने जैसे बोला। त्रिनेत्र मतलब 3 नेत्र हैं जिनके, तो किनके हैं? डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, 3 नेत्र हैं जिनके, तो किनके हैं? शिव भगवान के। तो ये भी देखिए भगवान की बात किया तो क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग सारे याद कर लीजिए जितने भी भगवान से रिलेटेड हैं। लंबोदर, लंबोदर क्या? लंबा उदर है जिनका, तो किनका है? गणेश भगवान का। लंबोदर, लंबोदर गणेश भगवान को कहते हैं। जैसे ही भगवान का आएगा आपको बहुव्रीहि समास पे टिक कर देना है। ठीक है, दशानन, 10 सिर हैं जिसके, तो किसके थे? रावण के। अब देखिए यहाँ पे भी डायरेक्ट उसने नहीं बोला कि रावण की बात कर रहा है, 10 सिर हैं जिसके, तो रावण के। रावण का जैसे आया तो अब ये 3rd पर्सन की बात कर रहा है, डायरेक्ट नहीं बताया, तो ये भी क्या होगा? भगवान टाइप के ही थे, तो इनका भी आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज, 4 भुज हैं जिनके, चतुर्भुज कौन से थे? ये थे आपके विष्णु भगवान के। ठीक है,
चतुर्भुज जो बोला गया है वो विष्णु भगवान को बोला गया, तो जैसे ही आपको चतुर्भुज दिखा मतलब विष्णु भगवान की बात कर रहा है, और विष्णु भगवान मतलब भगवान, तो क्या हो गया वो आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पीताम्बर। पीताम्बर किनको कहा गया, वो भी विष्णु भगवान का ही पर्यायवाची है, तो ये क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए ये दो पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है इसलिए क्योंकि ये पीताम्बर और नीलकंठ ये दोनों क्या हैं आपके बहुब्रीहि तो हैं। देखिए नीलकंठ किन्हें कहते हैं, शिव भगवान को कहते हैं, तो आपने देखा कि शिव भगवान हैं तो आपने तुरंत क्या किया भगवान का बता रहा है, तो इसीलिए क्या होगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन ये दोनों पीताम्बर और नीलकंठ क्या है, देखिए पीताम्बर और नीलकंठ जो आपका है ये दोनों आपका कर्मधारय भी है। कर्मधारय क्यों कर्मधारय है, क्योंकि बोला नीलकंठ मतलब कंठ कैसा है, नीला है। ठीक है, तो ये तो फिर हमारा कर्मधारय भी हो गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पीताम्बर। पीताम्बर भी आपका पीत अंबर मतलब अंबर कैसा है, पीला है जिनका, तो ये भी आपका कैसा हो गया, ये भी आपका कर्मधारय हो गया। लेकिन नहीं, ये आपको ऐसे तब करना है जब आपको ऑप्शन में अगर कर्मधारय दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा आपका बहुब्रीहि भी दिया हुआ है, और आपको कोई इस टाइप का ऐसा मिले शब्द जिसमें आपको लग रहा है कि ये कर्मधारय भी है बहुब्रीहि भी है, तो आपको बहुब्रीहि पे टिक करना है। हाँ, अगर आपको बहुब्रीहि वहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप कर्मधारय पे टिक मारेंगे, लेकिन अगर बहुब्रीहि दिया है तो आपको बहुब्रीहि पे ही टिक करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा क्वेश्चन में देखा गया कि वो लोग दे देते हैं और आप लोग कर्मधारय लगा के चले आते हैं, उसे सही भी मानते हैं। लेकिन ये हिंदी की बुक्स में आपको मिल जाएगा नोट्स में कि अगर कहीं पे भी आपको कर्मधारय और बहुब्रीहि दिया है तो उसमें आपको प्रेफरेंस बहुब्रीहि को ही देना है, तो अब आप लोग को पता हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, कर्ता और संबोधन कारक छोड़कर बाकी सब तत्पुरुष समास में आते हैं। तो ठीक है, ये अब बात कर लेते हैं, हम इसको डिटेल में अभी समझाता हूँ मैं आपको। अब जैसे देखिए आप लोगों को मैंने ये बताया कि कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सब तत्पुरुष। अब आप लोगों को ये टेबल आती होगी कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग उन अधिकरण में पर संबोधन। तो मैंने अभी जैसे पीछे बताया आप लोगों को कि ये जो कर्ता में कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी जो आएंगे वो आपके तत्पुरुष होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हमको हटा देना है और ये संबोधन को हटा देना है, तो बाकी चीज़ें जो ये इतनी बची इनमें से ही आपका तत्पुरुष समास आता है। अब ये कैसे आता देख लीजिए आप। माखन चोर, तो मतलब माखन को चुराने वाला। ठीक है, इसका मतलब यही तो निकला, तो इसमें क्या आ रहा है, को आ रहा है, और को आपका कहाँ पे है, कर्म पे है। ठीक है, तो जैसे आप ये देखेंगे कि बीच में को, ये आपको प्रैक्टिस से ये आएगा, जैसे आपको ये पता चलेगा माखन चोर मतलब माखन को चुराने वाला, तो को आया तो ये आपका क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। जैसे इस लिस्ट में से आपको कहीं पे भी कुछ मिलेगा आप वो तत्पुरुष समास लगा देंगे। अब धनहीन, इसका मतलब क्या, धन से हीन, तो आपको यहाँ पे से मिला। अब से कहाँ पे है, ये देखिए करण में है, तो धन से हीन, तो ये आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास हो गया। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो ये देखिए आप के लिए भक्ति, के लिए कहाँ पे है, संप्रदान है, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी तत्पुरुष समास हो गया। रोग मुक्त, रोग से मुक्ति, अब ये से आ गया, देखिए से कहाँ पे है आपका, ये है करण, करण से के द्वारा। ठीक है, रोग से मुक्ति, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पे अपादान होगा, क्योंकि अलग होने के अर्थ में मतलब वो रोग से मुक्त हो गया, तो अपादान होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपादान हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। गंगा जल, गंगा का जल, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया संबंध, ये वाला संबंध का की ये सारी चीज़ें आ रही। आप बीती, आप पर बीती, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण, अधिकरण में आता है में पर। ठीक है, तो आपको जहाँ पे भी इनसे रिलेटेड आपको मिले आपको पहला और लास्ट वाला हटा देना है
और उसके बाद जो भी ये कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकार, तो आप उसको टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की, जो मैंने अभी आपको ट्रिक के हेल्प से समझाया है, तो आप लोग उसे करिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन, त्रिलोचन। त्रिलोचन में क्या हो रहा है, देखिए आपको यहाँ पर ये त्रिलोचन में बीच में पहले क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, देखिए त्रिलोचन में 3 आ रहा है, तो आप लोग तो कहेंगे कि ये तो हो जाएगा आपका द्विगु समास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था कि जब आपको एक द्विगु मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है, बहुव्रीहि भी तो मिल रहा है। त्रिलोचन, 3 आँख हैं जिनके, किनके हैं, शिव भगवान के, तो हमें प्रियोरिटी किसको देनी है, बहुव्रीहि को देनी है, तो इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि होगा, ना कि आप यहाँ पे ऐसे ऑप्शन में द्विगु नहीं है, लेकिन होगा तो आप टिक कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिलोचन जहाँ भगवान की बात करें वो बहुव्रीहि समास हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जलमग्न शब्द में समास होगा, तो जलमग्न मतलब जल में मग्न, में मग्न। ठीक है, अब ये में आ गया तो ये क्या है, आपका कारक वाले चिन्ह वाले आ गए, तो ये क्या हो जाएंगे, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा वो सारी चीजें